दोस्तों नमस्कार। प्राथमिकताएं बदल गई हैं, तौर तरीके बदल गए हैं। जो युद्ध से पहले सोचा गया, युद्ध के बाद आज की तारीख में वो सब कुछ सोच बदल गई है। यह भी मान लिया गया कि अपने बूते इजराइल ईरान को जीत नहीं सकता है, ईरान के भीतर सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकता है। इजराइल अपने तौर पर ताकत बहुत बड़ी है, लेकिन बावजूद इसके मौजूदा परिस्थितियों में बिना अमेरिका के वह खड़ा नहीं हो सकता है। और इन परिस्थितियों में जो ईरान के भीतर हो रहा है और ईरान के जरिए जो हमले अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं, उसको कैसे रोका जाए, शायद ये रास्ता अब बचा भी नहीं है। तो क्या वाकई अमेरिका और इजराइल के अलग अलग रास्ते ईरान पर हमले करने के बाद से अब उभरकर सामने आ गए? क्या इजराइल जो सोच रहा था, अब अमेरिका ने उस पर ब्रेक लगवा दी? जो अमेरिका सोच रहा था, ईरान के हमलों ने अमेरिका की उस सोच पर ब्रेक लगा दी? दरअसल यह ऐसी परिस्थिति है जिसको खुलकर कल बेंजामिन नेतान्याहू जब सार्वजनिक तौर पर सामने आए और पत्रकारों के सवालों का जवाब देने लगे, तो एक एक परतें खुलने लग गई। एक झटके में उन्होंने कहा, बिल्कुल सही, अमेरिका और इजराइल का हमला चाहता जरूर था कि वह ईरान के भीतर सत्ता परिवर्तन कर दे, लेकिन सत्ता परिवर्तन हो पाएगा बहुत मुश्किल है। या सत्ता परिवर्तन की दिशा में मौजूदा वक्त में जो सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनेई हैं, उनके हाथ में कितनी कमान है हम नहीं जानते हैं। और उसके बाद की परिस्थिति में एक झटके में जो एक बरस पहले युद्ध के बाद जिस बात का ऐलान किया गया था कि न्यूक्लियर वेपन्स ईरान के पास नहीं है, वह भी बोलते बोलते बदल गए। यानी यह हमला ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स ना आए इसके लिए हो रहा है। जब बातचीत की टेबल पर अमेरिका के साथ ईरान बैठा था, तो उस वक्त एक ही सवाल था। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया था कि हम न्यूक्लियर हथियारों को लेकर तो बातचीत करेंगे, लेकिन मिसाइल प्रोग्राम को लेकर बातचीत नहीं करेंगे। अमेरिका भी मान गया। लेकिन अब बेंजामिन नेतान्याहू कह रहे हैं, न्यूक्लियर हथियार और बैलिस्टिक मिसाइल जो वहां बन रहे हैं, वो इतनी तेजी से बनते हैं कि उसे ध्वस्त करना जरूरी है, अन्यथा वो अमेरिका और इजराइल को खत्म कर देंगे। यह बिल्कुल अलग प्राथमिकता है, अलग लक्ष्य है जब युद्ध की शुरुआत हुई थी। लेकिन बात इतनी सी नहीं है। बात तो तब शुरू हुई जब अलग अलग रास्ते पर यह युद्ध चल तो पड़ा है, लेकिन इस हकीकत को इजराइल अब मान रहा है कि बिना अमेरिका के वह ईरान से तो लड़ ही नहीं सकता। तो अगला सवाल यह भी था, अमेरिका की जरूरत है कि दुनिया भर के भीतर जो तेल की बढ़ती कीमतें हैं वो ना बढ़े। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को लेकर हर कोई अगर अमेरिका की तरफ देख रहा है, तो वो अमेरिका से ही बातचीत करे। लेकिन इस दौर में सब कुछ पलटने लगा। दुनिया के कई देश, उस कतार में खास तौर पर एशियाई देश हैं, उन्होंने सीधे तौर पर ईरान से बातचीत करनी शुरू कर दी। अमेरिका के लिए यह शायद सबसे कठिन वक्त है। जब युद्ध हो रहा है, उस युद्ध में वह खुद एक बड़े प्लेयर के तौर पर मौजूद है और दुनिया के भीतर इकोनॉमिक्स को वो तय करना चाहता है। उस दौर में एनर्जी को लेकर जो क्राइसिस हुआ, उसमें अब वो देश जो कभी अमेरिका से बातचीत करते थे, साथ में खड़े होते थे, अब वो अपना रास्ता टमाने के लिए, यानी रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ने के लिए वो सीधे तौर पर ईरान से बात कर रहे हैं। और शायद इसीलिए बात होते होते यहां तक आ गई, अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कह दिया कि अब इजराइल किसी भी हालत में उस जगह पर हमले नहीं करेगा जहां से दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर जो एनर्जी से जुड़ा हुआ है उसको नुकसान पहुंचे, क्योंकि जो नुकसान पहुंचा उसके बाद जो खास तौर से नेचुरल गैस फील्ड में हमला जो ईरान के ऊपर इजराइल ने किया, उसके बाद की परिस्थितियों में ट्रंप को जब यह कहना पड़ा, हमें पता नहीं था और अब यह हमला नहीं होगा, तो नेतान्याहू ने भी कहा, राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं, उनकी बात आदर सहित
हम मान लेते हैं। That's the most important coordination. But in practice, President Trump and I speak regularly. Uh, we discuss things. Our staffs discuss things. Our militaries are in close coordination as never before. But ultimately, President Trump makes his own decisions. And do I respect them? Yes, I do. The question is whether you would or could. तो इजराइल को रुकना पड़ा, लेकिन ईरान कैसे रुकेगा? ईरान के अपने अस्तित्व का सवाल है और इजराइल के अस्तित्व का सवाल अमेरिका से जुड़ा है और अमेरिका के अस्तित्व का सवाल वर्ल्ड इकोनॉमी से जुड़ा है। तीनों अपने अपने दायरे में अपने अपने होने या अपने आप को खोने के एहसास में इस युद्ध को कितना लंबा खींचेंगे और उस युद्ध से जो भी घाटा या कहें अर्थव्यवस्था का डामाडोल तमाम जगहों पर हो रहा है, हर कोई इसका रास्ता भी अब खोजना शुरू कर चुका है। लेकिन इस दायरे में मुश्किल यह है कि इजराइल पूरे तरीके से अमेरिका पर निर्भर है। उसकी अपनी व्यापार नीति, उसकी अपनी इकोनॉमी दुनिया के दूसरे देशों के साथ इस तरीके से बिल्कुल नहीं चलती है जैसे ईरान की चलती है, जैसे चीन की चलती है, रशिया की चलती है या दुनिया के किसी भी देश की चलती है। वो खुद माइनस अमेरिका खुद को खड़ा कर ही नहीं सकता है। और शायद यहीं से एक बड़ा सवाल शुरू हुआ। होर्मुज़ रूट से जहां हर दिन 100 जहाज गुजरते थे, युद्ध के बाद से एवरेज वो 5 से 6 जहाज गुजर रहे हैं। ईरान ने लगभग 12वें दिन इस बात का जिक्र कर दिया था कि अब वो टोल वसूलेगा, टैक्स वसूलेगा जो भी गुजरेगा। तो ऐसे में जो प्राइवेट कंपनीज टैंकर्स लेकर जाती है, उनके जरिए उसने टैक्स वसूली की शुरुआत कर दी। और ऑयल टैंकर कंपनी जो प्राइवेट थी, उसने $2 मिलियन ये एक सेफ पैसेज देने के लिए था। यानी नया सवाल यह है कि अब ईरान को अपनी इकोनॉमी को साधना है तो होर्मुज़ रूट अब वो बिना टोल टैक्स के किसी को जाने देगा नहीं। यानी पहला मैसेज अमेरिका समेत उस पूरी दुनिया के लिए जिनकी इकोनॉमी दुनिया पर राज करती है, मैसेज है कि अब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, तेल की कीमत बढ़ेगी। क्योंकि तेल जब महंगा निकलेगा उस रास्ते से तो वह बिकने की दुकान तक पहुंचते पहुंचते कहीं ज्यादा महंगा हो चुका होगा। लेकिन यहीं पर एक दूसरा सवाल और बड़ा हो गया। अमेरिका इस दौर में खाड़ी देशों को और सुरक्षा देने के लिए जिस बात का जिक्र कर रहा है वो वाकई हैरानी वाली बात है, क्योंकि अमेरिकी कैबिनेट ने लगभग $23.5 बिलियन के हथियार बेचने को मंजूरी दे दी। जी, इस युद्ध काल में अमेरिका खाड़ी देशों में, उसमें खास तौर से यूनाइटेड अरब अमीरात, कुवैत और जॉर्डन, इन तीनों को हथियार वो बेच रहा है। कल तक सुरक्षा देने के नाम पर वहां से पैसा लेकर हथियार स्थापित किए गए। उन हथियारों को वहां से चलाया गया तो ईरान ने हमला कर दिया और ईरान के हमले से फिर बचाने के लिए अब दोबारा से हथियार उन्हीं देशों को बेचा जाएगा। यानी जिनकी रिफाइनरिंग जल रही है, जहां पर तेल प्रोडक्शन रुक गया है, जहां पर गैस प्रोडक्शन रुक गया है, उन देशों को अब अपनी सुरक्षा के लिए और हथियार खरीदने होंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट दायर की। उसके मुताबिक यूनाइटेड अरब अमीरात को मिसाइल, ड्रोन, रडार, F-16 गोला बारूद, जो थार रडार कंपोनेंट है, जो एंटी ड्रोन प्रणाली है, इन सब को बेचा गया। यूनाइटेड अरब अमीरात को दिया जा रहा है $8.4 बिलियन में। कुवैत को जो लोअर टायर एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है और जो सेंसर रडार होता है, वो तकरीबन $8 बिलियन में उसको बेचा जा रहा है। जॉर्डन को $70.5 मिलियन का एयरक्राफ्ट और गोला बारूद बेचा जा रहा है। दरअसल इसकी नब्ज को पकड़े उससे पहले 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो यह है कि अब अमेरिका कहां हमला करेगा और कितना कमजोर करेगा ईरान को। और अगर बेंजामिन नेतान्याहू की बात माने तो ईरान कमजोर हो चुका है, खोखला हो चुका है, लेकिन रिजिम चेंज वो नहीं कर सकते हैं, वो तो वहां की जनता को करना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति भी कई मौके पर कह चुके हैं कि हमने सब कुछ ध्वस्त कर दिया। बावजूद इसके ईरान बार बार पूरी दुनिया के सामने एक चुनौती के तौर पर और अमेरिका और इजराइल को लेकर न सिर्फ चुनौती बल्कि एक धमकी के तौर पर वो मौजूद है। जहां सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई
अपने दूसरे बयान में यह कहते हैं कि खून का बदला तो लिया जाएगा। जो बच्चियों को मारा गया, जो भारत से निकले, जो युद्धपोत था, जब वो श्रीलंका के दायरे में पहुंचा, वहां पर उस युद्धपोत को निशाने पर ले लिया गया, जबकि वहां हथियार थे ही नहीं। वह तो एक पीस मिशन के लिए भारत आया था। इन सब बातों का जिक्र जब हो रहा है तो नया सवाल यह भी है कि इस युद्ध की कमान है किसके हाथ में? इजराइल के हाथ में है नहीं, वो अमेरिका के इशारे पर चलेगा, यह मैसेज दे दिया गया। अमेरिका अपने तौर पर कह रहा है इजराइल को, अब आप ऑयल रिफाइनरी या फिर नेचुरल गैस फील्ड को निशाना नहीं बनाएंगे, मान लिया इजराइल ने। और तीसरा सवाल यह है कि इसके बाद जो भी हमला ईरान करेगा उसके रिएक्शन में अमेरिका हमला करेगा। यानी ईरान की पूरी युद्ध की रणनीति ही अब अमेरिका और इजराइल के आने वाले वक्त को क्या निर्धारित करेगी। और इसीलिए इन सब के बीच पहली बार इजराइल ने लेबनान पर जो हमले लगातार हो रहे थे, उसके बाद वो सीरिया की दिशा में बढ़ गया। यानी मिडिल ईस्ट के भीतर उन देशों को जो कि इस्लामिक तौर पर विरोध करते रहे, गाजा में जो हमले इजराइल ने किए उसके बाद से, तो क्या इजराइल को लेकर अब नया सवाल मिडिल ईस्ट के भीतर और बड़ा हो गया है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक झटके में बेंजामिन नेतान्याहू ने कैसे जो टारगेट्स थे उसको बदल दिया, और दूसरी तरफ जो खाड़ी देश थे, इनकी सुरक्षा के लिए जिन हथियारों को सेल किया जा रहा है उसकी हकीकत क्या है। हमें लगता है पहले बेंजामिन नेतान्याहू की बात सुनिए, टारगेट नए हैं। Our goals are three. One, removing the nuclear threat. Second, removing the ballistic missile threat, and removing both of these threats before they're buried deep underground and become immune from aerial attack. And third, this means creating the conditions for the Iranian people to grasp their freedom, to control their destiny. दरअसल बेंजामिन नेतान्याहू ने कई मौकों पर खाड़ी देशों को यह ऑफर किया कि उन्हें भी इस युद्ध में कूद जाना चाहिए। अगर वो कूद जाते तो जाहिर है इजराइल उस रास्ते निकल जाता जिस रास्ते इस वक्त वह निकल नहीं पा रहा है, और अमेरिका ने रोक दिया, क्योंकि इजराइल चाहता है कि ईरान की उस पूरी इकोनॉमी पे हमला किया जाए, और वो इकोनॉमी तेल से चलती है। लेकिन उसका दूसरा सच खाड़ी देशों में भी छुपा है। खाड़ी देशों की भी इकोनॉमी उसी एनर्जी, उसी तेल, उसी गैस से चलती है। और अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि अगर निशाने पर वो आ जाएंगे तो ईरान भी उन्हीं चीजों को निशाने पर खाड़ी देशों में लेगा। तो उसने इजराइल को रोक दिया और खाड़ी देशों को लेकर उसने अपने हथियार बेचने शुरू कर दिए। जो 23.5 बिलियन डॉलर है, ये तकरीबन 2.25 लाख करोड़ का बनता है। यानी इतने हथियार बेचकर अमेरिका ये कमा लेगा 2,19,245 करोड़ आज की तारीख में। और खाड़ी देशों ने ये रक्षा ढांचा खरीद लिया क्या? और रक्षा ढांचा इससे पहले जो अमेरिका का था उसमें ईरान ने जब सेंध लगा दी और हमले एक के बाद एक करने लगा, तो ऐसे में क्या अमेरिका के सामने ये संकट था? तब तो दुनिया का कोई देश उससे रक्षा की उम्मीद नहीं करेगा और रक्षा की एवज में पैसा नहीं देगा। तो ईरान की इकोनॉमी बची रहे, इसीलिए ईरान के तेल पर रियायत देने का जिक्र, जो प्रतिबंध लगाया था, वो अमेरिका सोच रहा है। इसीलिए खाड़ी देशों को फिर से रक्षा कवच पहनाने का जिक्र अमेरिका कर रहा है। उसकी एवज में 2,19,000 करोड़ रुपए उनसे लिए जाएंगे। लेकिन इसके भीतर का सच क्या है? और यह सवाल पूरे यूरोप के भीतर, ब्रिक्स के भीतर, नाटो कंट्रीज के भीतर क्यों गूंजने लगा? और यूरोपीय यूनियन की ब्रुसेल्स में जो बैठक चल रही है वहां पर भी यह सवाल खड़ा हो गया कि अमेरिका जिस युद्ध को कर रहा है उससे दुनिया को सिवाय नुकसान के कुछ नहीं, और परिस्थितियां नाजुक होगी और कुछ नहीं। लेकिन एक क्षण के लिए खाड़ी देशों को जो रक्षा कवच अब अमेरिका देने का जिक्र कर रहा है उसकी हकीकत को समझिए। क्योंकि अमेरिका हवाई मार्ग से ही ईरानी सैन्य ठिकानों पर लगातार हमला कर रहा है, और खाड़ी देश अपनी रिफाइनरी, गैस क्षेत्र या एलएनजी टर्मिनल, या फिर यह कहें कि जहां जहां उनका डिसएलिनेशन प्लांट्स है, वो हथियारों के रेंज में ना आए तो उन्हें रक्षा के लिए अमेरिका के हथियारों की जरूरत है। और इस व्यवस्था में अमेरिका राजनीतिक लागत जो उसकी लग रही है उसकी एवज में वो सारी चीजें कर रहा है। लाभ किसे होगा? लाभ हथियार बनाने वाली कंपनियों को होगा।
वो कंपनियां कौन हैं? अमेरिका के भीतर की कंपनी आरटीएक्स, नॉर्थ रोप ग्रुमान और लॉकहीड मार्टिन, ये 3 बड़ी कंपनी हैं जिनके साथ पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति की बैठक भी हुई थी और उन्होंने कहा था कि आप हथियारों की खपत बढ़ाइए। लेकिन हथियार खरीदेगा कौन? तो खरीदने के लिए अब कंज्यूमर खोज लिया गया। अब इसकी हकीकत को समझिए। पैट्रियट PAC-3 ये बैलिस्टिक मिसाइल को रोकता है और यूएई में जब शाह और हबशान गैस परिसर में उत्पादन ठप हो गया क्योंकि मलबा आकर गिर गया, तो सवाल है कि बैलिस्टिक मिसाइल को तो पहले भी रोका गया, लेकिन मलबा गिरा और उसी से रिफाइनरी बंद हो गई। मलबा फिर गिर सकता है, लेकिन पैट्रियट PAC-3 अब खरीदना है। पैट्रियट बैटरी ये हमलों को नहीं रोकती, बल्कि मिसाइल के विस्फोटक पदार्थ जो होते हैं उसको लक्ष्य तक पहुंचने से रोकती है। मलबा वहां भी गिरा, उत्पादन गैस फील्ड में वहां भी ठप पड़ गया, लेकिन अब उसे खरीदना है। दरअसल ये लक्ष्य को अधिक दूरी तक साध सके, यानी मिसाइल को और पहले रोक सके, इसीलिए अब अमेरिका रडार हो, लॉन्चर हो या मिसाइल की आवश्यकता का जिक्र कर रहा हो, या फिर $5.6 बिलियन का जो उनका पैट्रियट पैकेज है उसे बेच रहा हो। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसको लेकर अब दुनिया के तमाम देश, यहां तक कि नाटोस का भी रक्षा बजट जो बढ़ाने का जिक्र अमेरिका कर रहे थे कि यूक्रेन युद्ध को लेकर जितना पैसा अमेरिका ने खर्च कर दिया है, अब बजट तो नाटोस कंट्री का भी बढ़ना चाहिए। उन्हीं देशों के भीतर जो सवाल है और यूरोपीय यूनियन की बैठक में जो ब्रुसेल्स में सवाल उठ रहे हैं उसमें इस युद्ध को लेकर है और कहा जा रहा है ये युद्ध पूरी तरीके से अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपने लिए और इजराइल के लिए लड़ रहा है। लेकिन उससे एक कदम आगे जाकर पहली बार खुले तौर पर लूला, ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि हम ट्रंप को यह सोचने नहीं दे सकते कि दुनिया उन्हीं की है। एक दिन वो ईरान पर बमबारी करते हैं और दूसरे दिन आइसलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं। यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं ऐसे युद्ध के खिलाफ हूं। जी, इस बात का जिक्र लूला ने कहा, सुन लीजिए। que são membros efetivos do Conselho de Segurança, deveria se reunir para não permitir. Eu vou tomar a Groenlândia, eu vou tomar o Canal do Panamá, eu vou tomar Cuba, eu vou tomar Venezuela. यानी मैसेज बहुत साफ है। दुनिया इस वक्त अमेरिका के साथ खड़ी हुई नहीं है और इस मैसेज का मतलब यह है कि अगर इजराइल को छोड़ दिया जाए और खाड़ी देश जिनको इससे पहले सुरक्षा अमेरिका दे रहा था उसमें जब सेंध लग गई, तो दोबारा वो किसी देश से सुरक्षा अभी मांग नहीं सकते हैं और उनकी अपनी इकोनॉमी इस युद्ध के दायरे में फंस चुकी है। तो वो इकोनॉमी बड़ी है, जो नुकसान है वो फिर भी कम है, लेकिन वो नुकसान पूरी दुनिया के लिए इतना बड़ा है कि अब पहला सवाल, पूरा यूरोप इस युद्ध के खिलाफ है। दूसरा सवाल, दुनिया के वो तमाम बड़े संगठन जो कि दुनिया के भीतर अपनी स्ट्रेटजी को तय करते हैं और कभी युद्ध की परिस्थिति में कौन किसके साथ कैसे खड़ा होगा और इकोनॉमी को कौन कैसे ट्रेड के जरिए संभालेगा, इसको लेकर बनने वाले ऑर्गेनाइजेशन भी इस वक्त अमेरिका के साथ खड़े हुए नहीं हैं। तीसरा सवाल, इस दौर में इंटरनेशनल लॉ खत्म हो गया और जब इंटरनेशनल लॉ खत्म हुआ तो फिर इस युद्ध को रोकेगा कौन, यह कोई नहीं जानता सिवाय इसके कि अमेरिका एक दिन फैसला कर ले या फिर ईरान कुछ बातों को मानते हुए यह कह दे कि ठीक है अब सीज फायर। दोनों स्थितियां आने की दिशा में बढ़ नहीं रही है, यानी एक ऐसी शून्यता है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो रास्ता दिखला तो रही है लेकिन रास्ता कहीं नहीं है, यह भी बतला रही है। चौथा सवाल, इन सब के बीच इस युद्ध की कमान पूरे तरीके से अब ईरान के हाथ में चली गई है। ईरान की हरकत तय करेगी, उसके हमले तय करेंगे कि आखिर में इजराइल और अमेरिका को किस दिशा में कैसे हमले करने हैं और शायद इसी दायरे में खाड़ी देश भी आकर फंस चुके हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा सवाल, इस दौर में पहली बार दुनिया के सामने जब एनर्जी संकट सबसे बड़े संकट के तौर पर उभरा है तो कोई भी अमेरिका का दरवाजा नहीं खटखटा रहा है। सारे देश आपस में बातचीत कर रहे हैं। भारत भी यहां अपने यहां LPG मंगाने के लिए रूस से बातचीत कर रहा है, दुनिया के दूसरे देशों से बातचीत वो कर रहा है। लोग ईरान से बात करने लग गए
ईरान को टोल टैक्स देकर अपने टैंकर्स को निकालने की सोचने लग गए। अमेरिका भी पैसा कमाने के लिए या कहें भरपाई करने के लिए या फिर जितना खर्च हुआ है उसकी एवज में वो खाड़ी देशों को दोबारा से रक्षा कवच पहनाने की एवज में $23.5 बिलियन तो ले रहा है। इसीलिए पांचवा सवाल यह है कि पहली बार दुनिया पर मंडराते संकट में कौन किसके पास जाएगा, उस दिशा में अमेरिका का नाम कहीं कोई ले नहीं रहा। और यह शायद अमेरिका की अंदरूनी राजनीति का सबसे बड़ा संकट है और शायद अमेरिका की जो अतीत की जो भी डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी रही वह भी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ट्रंप की डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी में तब्दील हो चुकी है, जहां पर अमेरिकी नागरिक, अमेरिकी सेना, पेंटागन और जुड़े हुए लोग जो संस्थानों से हैं वो सवाल उठा रहे हैं। इसीलिए इन्हीं परिस्थितियों से बचाने के लिए या खुद को बचाने के लिए नेतान्याहू को भी कहना पड़ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते हैं कि हम ऑयल फील्ड पर, गैस फील्ड पर, ऑयल रिफाइनरी पर हमला नहीं करें तो नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।